नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। अयोध्या में सोलर सिटी बनाने का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी दफ्तरों, पार्कों और कई सार्वजनिक जगहों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। अब लोगों को घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। इससे बिजली बिल कम होगा और शहर की जरूरत की बिजली का बड़ा हिस्सा अब सूरज की रोशनी से तैयार किया जाएगा। आगरा, कानपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में अब यूपी पुलिस की स्मार्ट पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। पुलिस की गाड़ियों को जीपीएस और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है ताकि किसी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच सके। शहरों के चौराहों पर नए खील के स्थान के ताम इंसरी सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक शहरों में पर्यटन बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने नई होमस्टे नीति लागू की है। अब लोग अपने घर के खाली हिस्से को पर्यटकों के लिए किराए पर आसानी से दे सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल बनाई गई है और टैक्स में भी राहत दी जाएगी। इससे स्थानीय परिवारों की कमाई बढ़ेगी और पर्यटकों को घरेलू माहौल मिलेगा। अलीगढ़ और आसपास के कई जिलों में 5 इंटरनेट नेटवर्क तेजी से फैलाया जा रहा है। दूरसंचार कंपनियों ने मिलकर ग्रामीण इलाकों में नए टावर लगाने का काम तेज कर दिया है। सरकार के अनुसार अब प्रदेश के अधिकांश विकास खंड हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। इससे गांव के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल सेवाओं और छोटे कारोबार को आगे बढ़ाने में बड़ी सुविधा मिलने लगी है। बस्ती जिले में 14 नए एग्री जंक्शन सेंटर खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इन केंद्रों के जरिए कृषि पढ़ चुके युवाओं को खुद का काम शुरू करने का मौका मिलेगा। उन्हें खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस दिलाने में मदद दी जाएगी। साथ ही बैंक से करीब 3.5 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि युवा गांव में रोजगार खड़ा कर सकें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे अब बड़े औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार यहां डिफेंस और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों को जमीन देने की तैयारी में है। इसके साथ युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को सीधे रोजगार मिल सके। लंबे समय से पिछड़े माने जाने वाले इलाके में अब बड़े निवेश की उम्मीद बढ़ गई है। कानपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर की कई मुख्य सड़कों का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। नई सड़कों पर स्मार्ट लाइट, भूमिगत बिजली लाइन और पानी निकासी की आधुनिक व्यवस्था बनाई जा रही है। नगर निगम ने मानसून से पहले सभी अधूरे काम खत्म करने के निर्देश दिए हैं ताकि बारिश के समय लोगों को जलभराव और ट्रैफिक जैसी परेशानियों का सामना कम करना पड़े। कौशल विकास मिशन के तहत इस साल उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को डेटा एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, सिलाई और ऑटोमोबाइल जैसे काम सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे ताकि सीखने वाले युवाओं को सीधे नौकरी या काम का मौका मिल सके और बेरोजगारी कम हो। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को इस बार हल्दी और अदरक की खेती बढ़ाने की सलाह दी है। मौसम में मौजूद नमी को इन फसलों के लिए बेहतर बताया गया है। विशेषज्ञों ने खेत में गोबर की खाद और जिंक सल्फेट इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पारंपरिक फसलों के मुकाबले इन नकदी फसलों से किसानों की आमदनी ज्यादा बढ़ सकती है। किसानों के लिए अब किसान पहचान पत्र जरूरी किया जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सही लोगों तक पहुंचे। कई जिलों में विशेष शिविर लगाकर यह कार्ड तेजी से बनाए जा रहे हैं। इस पहचान पत्र से किसानों को पीएम किसान योजना, बीमा, खाद और बीज की सब्सिडी लेने में आसानी होगी और बार बार कागज दिखाने की परेशानी भी कम होगी। गन्ना किसानों के भुगतान को आसान बनाने के लिए सरकार ने नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है। अब कोशिश की जा रही है कि पेराई सत्र खत्म होने के 14 दिन के भीतर किसानों का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाए। इससे किसानों को मिलों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। विभाग ने भुगतान प्रक्रिया की लगातार निगरानी शुरू कर दी है ताकि देरी की शिकायतें कम हों। झांसी में नए एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। रनवे का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है और अधिकारियों को उम्मीद है कि साल के आखिर तक यहां से घरेलू उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीधी हवाई सुविधा मिलेगी और व्यापार तथा पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार के अनुसार अब अधिकतर ग्रामीण इलाकों में घर घर नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था बन चुकी है। खासकर बुंदेलखंड और विंध्य जैसे पानी संकट वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों को पीने के पानी के लिए दूर तक न जाना पड़े।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही पर सख्त कदम उठाए हैं। लगातार ड्यूटी से गायब रहने वाले 5 डॉक्टरों को सेवा से बाहर कर दिया गया है। कुछ जिलों के सीएमओ के खिलाफ भी जांच शुरू हुई है। सरकार का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज और बेहतर सुविधा देना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाई जा रही है। लखनऊ में बन रहे नए टेक पार्क का काम अब काफी तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार पहला ब्लॉक जून के आखिर तक शुरू हो सकता है। यहां आईटी कंपनियों को विशेष सुविधाएं और छूट दी जाएगी ताकि ज्यादा निवेश आ सके। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से हजारों स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी और लखनऊ आईटी सेक्टर का बड़ा केंद्र बन सकता है। ललितपुर में बड़े फार्मा पार्क को मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां दवा बनाने वाली कंपनियां अपनी फैक्ट्री लगाएंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सरकार का मानना है कि इससे दवाइयों के उत्पादन में तेजी आएगी और उत्तर प्रदेश की फार्मा सेक्टर में हिस्सेदारी भी मजबूत होगी। मेरठ और दिल्ली के बीच चल रही नमो भारत रैपिड रेल के अगले हिस्से का परीक्षण लगभग तैयार माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्टेशनों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक यात्रियों के लिए नया सेक्शन शुरू हो सकता है। इससे मेरठ से दिल्ली आने जाने वाले लोगों का सफर काफी तेज और आसान हो जाएगा। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का काम अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास सड़क चौड़ीकरण, पेयजल सुविधा और आधुनिक प्रतीक्षालय तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही पुरानी धार्मिक वास्तुकला को सुरक्षित रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और धार्मिक माहौल की पुरानी पहचान भी बनी रहे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नई औद्योगिक नीति का असर अब दिखने लगा है। कई बड़ी टेक कंपनियों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निवेश में रुचि दिखाई है। इससे आसपास के छोटे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। इंजीनियरिंग और तकनीकी पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए अब कैंपस प्लेसमेंट और नौकरी के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत अब पशुपालकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। योजना में डेयरी शुरू करने वालों को उन्नत नस्ल की गाय खरीदने पर अच्छी सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण युवा खेती के साथ पशुपालन को भी रोजगार का मजबूत साधन बनाएं, ताकि गांवों में कमाई बढ़ सके। भारत मिशन के तहत दूध उत्पादन में भी बच्चों की पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि छोटे बच्चों को खेल खेल में भाषा और गणित सिखाया जा सके। विभाग नियमित जांच भी कर रहा है ताकि कमजोर स्कूलों की पहचान करके वहां पढ़ाई का स्तर तेजी से सुधारा जा सके। प्रयागराज में 2027 महाकुंभ की तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। शहर की कई सड़कों को चौड़ा करने, नए पुल बनाने और घाटों को आधुनिक रूप देने का काम शुरू हो चुका है। प्रशासन का लक्ष्य है कि करोड़ों श्रद्धालुओं को आने वाले समय में बेहतर यातायात, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मिल सके ताकि आयोजन बिना परेशानी के पूरा हो। वाराणसी में गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक रिवर क्रूज चलाने की तैयारी को मंजूरी मिल गई है। ये क्रूज पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटकों को काशी के घाटों का नया अनुभव देंगे। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे विदेशी और देशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। स्थानीय नाविकों, दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े लोगों की कमाई में भी अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। महिला और बालिका कल्याण को ध्यान में रखते हुए कन्या सुमंगला योजना की राशि व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है। अब जन्म से लेकर पढ़ाई तक अलग अलग चरणों में सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को तय समय पर पूरी आर्थिक मदद जरूर मिले। यूपी बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को इस बार विशेष सम्मान दिया जाएगा। हर जिले के टॉप विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार और टैबलेट दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भी राज्य स्तर के टॉपर छात्रों से मुलाकात कर उन्हें आगे की पढ़ाई और भविष्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आगरा में लगाए गए स्मार्ट मीटरों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रीपेड सिस्टम के विरोध में बड़ी संख्या में मीटर बेकार पड़े हैं और बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उपभोक्ताओं का कहना है कि रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाती है और कई बार गलत रीडिंग भी आती है। 3 साल बाद भी तकनीकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई, इसलिए लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। यूपी में स्मार्ट मीटर योजना फिर सवालों में घिर गई है। कई जिलों के उपभोक्ताओं ने बिल ज्यादा आने, मीटर तेजी से चलने और बार बार बिजली कटने की शिकायत की है। विभाग के अधिकारी अब फिर से व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नई तकनीक से राहत मिलने के बजाय परेशानी बढ़ी है और शिकायतों का समाधान भी समय पर नहीं हो रहा।
चित्रकूट डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कई स्तरों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की सुरक्षा चूक नहीं होने दी जाएगी। यूपी में मानव और वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए नया स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सरकार दूसरे राज्यों के सफल मॉडल का अध्ययन कर रही है ताकि गांवों और जंगलों के आसपास होने वाली घटनाओं को कम किया जा सके। वन विभाग का मानना है कि नई रणनीति से लोगों और जंगली जानवरों दोनों की सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। नोएडा में ई सिटी बसों के संचालन से पहले दोबारा रूट सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन चाहता है कि नई बसें ऐसे मार्गों पर चलें जहां लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत हो। शुरुआती चरण में 50 बसों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने की योजना है ताकि मेट्रो और कॉलोनियों के बीच आने जाने में लोगों को आसानी मिल सके। मेरठ में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 8 बड़े चौराहों और एक सड़क के चौड़ीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। कई जगहों पर लेफ्ट टर्न फ्री करने की योजना भी बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर में वाहनों की रफ्तार बेहतर होगी और लोगों का सफर पहले की तुलना में कम समय में पूरा हो सकेगा। नोएडा में युवक युवती के छत से कूदने वाले मामले में पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि दोनों को घर बुलाकर डराया और पीटा गया था, जिसके बाद घबराकर उन्होंने यह कदम उठाया। घटना ने इलाके में लोगों को झकझोर दिया है। पुलिस अब मामले से जुड़े बाकी लोगों की भूमिका भी जांच रही है। उन्नाव में एलपीजी की कमी का असर सड़क निर्माण कार्य पर भी दिखाई देने लगा है। थर्मोप्लास्टिक पेंट की सप्लाई प्रभावित होने से 49 सड़कों पर जरूरी मार्किंग का काम पूरा नहीं हो सका। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विभाग अब वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटा है ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़ा काम जल्द पूरा किया जा सके। कानपुर के थोक बाजार में आज सोना और चांदी के दामों में हलचल देखने को मिली। व्यापारी लगातार बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मंडी में कई अन्य वस्तुओं के रेट भी बदले हैं, जिससे खरीदारी करने वालों की दिलचस्पी बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लखनऊ के 2 बड़े स्कूल जांच के घेरे में आ गए हैं। आरोप है कि 65 रुपए की किताब छात्रों को करीब 700 रुपए में बेची गई। अभिभावकों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मामले के सामने आने के बाद दूसरे स्कूलों की फीस और किताबों की बिक्री व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। लखनऊ में आईपीएल मैचों के दौरान सुरक्षा के लिए लगाए गए कई कैमरे बंद पाए गए हैं। गोमती नगर विस्तार इलाके में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरे तकनीकी खराबी से बंद हुए या लापरवाही की वजह से। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। संस्थान में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्र आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जुटाने में लगे हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया संस्थान में दाखिला लेने की बार प्रक्रिया को पहले से ज्यादा व्यवस्थित और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि छात्रों को परेशानी न हो। आज से उत्तर प्रदेश में स्वगणना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भर सकेंगे और करीब 33 सवालों के जवाब देने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे समय बचेगा और डेटा जल्दी तैयार होगा। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा समेत कई जिलों में प्रशासन ने लोगों को प्रक्रिया समझाने के लिए विशेष व्यवस्था भी शुरू कर दी है। हमीरपुर में हुए नाव हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सी मुलाकात से शुरू हुई प्रेम कहानी दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। डेयरी पर मिलने के बाद युवक युवती घंटों मोबाइल पर बात करने लगे थे, लेकिन परिवारों के विरोध और तनाव के बीच मामला इतना बढ़ा कि दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि असली वजह साफ हो सके। बरेली एयरपोर्ट से जून महीने में नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, जिससे दिल्ली और नोएडा पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। यात्रियों को अब लंबी सड़क यात्रा से राहत मिलेगी और कम समय में सफर पूरा हो सकेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने नए रूट और समय सारणी की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे पश्चिमी यूपी के लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रतापगढ़ को अब मुर्गी के दाने के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। यहां बनने वाले उत्पादों की सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश तक भेजी जाएगी। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर नई यूनिट लगाने की योजना बना रही हैं। इससे किसानों और स्थानीय व्यापारियों को रोजगार के साथ बेहतर कमाई का मौका मिलने की उम्मीद बढ़ गई
है। गाजियाबाद में भी आज से ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे जनगणना फॉर्म भर सकेंगे। प्रशासन ने इसके लिए हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि किसी को परेशानी न हो। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से डेटा ज्यादा सटीक और जल्दी तैयार किया जा सके। करीब 20 महीने जेल में रहने के बाद नशीली दवाओं के मामले में आरोपी नकुल जैन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है। इस फैसले के बाद कानूनी बहस फिर तेज हो गई है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब मामले से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं।